सदियों से भारतीय संतों और महात्माओं ने माया की व्याख्या की है। उन्होंने पाया कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह माया है और हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भी माया है। खुलासे के इस मौसम में बचावकर्ता, निवेशकों और सरकारों की यह दुनिया इस शाश्वत सत्य का अनुभव कर रही होगी। शुक्रवार तक दुनिया ने 10 में से 9 लोगों ने संभवतः सिलिकॉन वैली बैंक यानी कि SVB का नाम तक नहीं सुना होगा। 7 मार्च को इस बैंक ने फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में स्थान दिए जाने का अपना जश्न भी मनाया और 10 मार्च को ध्वस्त होने पर उसे बंद भी कर दिया। अमेरिका के नियामकों ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को नियुक्त किया। $200 अरब से अधिक संपत्ति वाले SVB का पतन अमेरिका के इतिहास में बैंकों के पतन की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज नज़र डालते हैं कि किस प्रकार से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं आपका बैंक भी इसी प्रकार से ध्वस्त और इकोनॉमी को पस्त कर तो नहीं सकता है। जिन लोगों के $2.5 लाख से अधिक जमा थे उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ा। अमेरिकी सरकार द्वारा शुक्रवार और शनिवार को दिखाया गया लचीलापन अन्य छोटे और क्षेत्रीय बैंकों की घबराहट के साथ खत्म हो गया। रविवार को एशियाई बाजार खुलने से पहले अमेरिकी सरकार ने जमाकर्ताओं को उनके पैसे की गारंटी के लिए एक योजना बनाई ताकि स्टार्टअप वेतन का भुगतान करने के लिए धन का हम उपयोग कर सकें। पिछले हफ्ते अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में एक डूबते हुए बैंक ने वैश्विक बाजारों को उस दौर की याद दिला दी जब लीमैन दिवालिया हुआ था। लीमैन जैसी घटना के दोहराव की आशंका ने दुनिया भर में बैंकों के शेयरों में तेजी से गिरावट पैदा कर दी और निवेशकों ने सोने जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों में हड़बड़ी में निवेश करना शुरू कर दिया। शुक्रवार के बाद बीते 4 दिनों के दौरान हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नियामकों ने बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए तत्परता के साथ काम किया। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि FDIC ने पहले कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया, फिर रविवार को न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक को नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसने फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी विभाग के साथ मिलकर यह घोषणा की कि दोनों बैंकों के जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान किया जाए। हालांकि दोनों बैंकों के शेयरधारकों को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश और वैश्विक बाजारों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि अमेरिका एक लचीली बैंकिंग प्रणाली बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसी विफलताओं के दोहराव को रोकने के लिए बैंकों के लिए कठोर नियम बनाएगा। ऐसे समन्वित कदमों ने कम से कम अभी के लिए अधिकांश बाजारों में कुछ हद तक राहत बहाल की है। इस बीच कुछ ऐसे सबक हैं जो सीख लिए गए हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे सबक हैं जिन्हें शायद समय रहते सीखा जा सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक का मामला काफ़ी अनोखा है। इसके जमाकर्ता ज़्यादातर सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप और उद्यमी पूंजीपति हैं, लिहाजा भौगोलिक और क्षेत्रीय रूप से ये एक जगह केंद्रित है। बैंक ने अमेरिकी ट्रेजरी और मॉर्गेज बॉन्ड के पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर निवेश किया था। मुद्रास्फीति से जूझ रहे फेडरल रिजर्व द्वारा हाल ही में ब्याज दर में की गई तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन बॉन्डों को बहुत घाटा हुआ था और इनकी कीमत किसी संकट की स्थिति में बेचने के लिहाज से बहुत महंगी हो गई थी। दूसरी ओर सिग्नेचर बैंक ने डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेश करने वालों को सेवाएं प्रदान करके अस्थिर क्रिप्टो मुद्राओं में काफ़ी निवेश कर दिया था। इसके अलावा जमा में हुए घाटे के कारण भी यह डूबने के कगार पर पहुंच गया। फिर भी बैंक की विफलताओं के लिए फेडरल रिजर्व की मौद्रिक सख्ती को दोषी ठहराना कारण के बजाय लक्षण पकड़ने जैसा होगा। ब्याज दरें चक्रों में चलती हैं और समूची बैंकिंग प्रणाली मूल रूप से ब्याज दर की चाल से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन पर टिकी हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने में कि किसी कर्ज देने के लिए स्वीकार किए जाने वाला जमा हमेशा आय या होल्डिंग के साथ मेल खाता हो ताकि निकासी में दिक्कत ना आए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में बैंकों को एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने की सलाह दी थी, जो एक किस्म से ब्याज के चक्र की काट है, जिसमें भारतीय कर्जदाताओं को ब्याज दर की जोखिमों से अपेक्षाकृत बचाए रखा है। फिर भी RBI को चौकस रहना होगा कि ना तो वैश्विक संकट और ना ही प्रबंधन की किसी गलती से किसी भी स्थानीय ऋणदाता को खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका के नियामकों ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को नियुक्त कर दिया है। $200 अरब से अधिक संपत्ति वाले SVB का पतन अमेरिका के इतिहास के बैंकों में पतन का एक ताज़ा उदाहरण है।
हिंदी के दिवंगत मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के शब्द उधार लेकर वैश्विक बाजार को देखें तो वह लथपथ 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 नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोप में बैंक शेयरों का मूल्य करीब 200 अरब डॉलर घटा। अमेरिका में लगभग आधा दर्जन बैंकों ने अपने बाजार मूल्य का 50% से अधिक खो दिया है और कई में व्यापार को रोकना पड़ गया है। भारत में बैंक निफ्टी, जो कि बैंकों का मूल्य नापता है, लगभग 1800 अंक नीचे गिर गया। एसबीआई की संपत्ति देनदारी बेमेल थी। इसने कम अवधि के लिए जमा लिया था, लेकिन धन को लंबी अवधि के बॉन्ड में रखा गया था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब जमाकर्ताओं ने अपने धन की मांग की तो बैंक के पास पैसा ही नहीं था। इसका क्या कारण है? बचत कितनी सुरक्षित है, यह बैंकिंग परिदृश्य का निर्भर करता है। यह उन बदलावों के क्रम को समझने के लिहाज से शिक्षाप्रद है जो भरोसे के पतन का कारण बने। एक दशक से अधिक समय से अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने कम ब्याज दर पर ऋण दिया है। अमेरिका में ब्याज दरें सिर्फ 1% से ऊपर थीं और यूरोप के बैंकों ने बैंकों में अपना पैसा रखने के लिए ग्राहकों से शुल्क लिया। वास्तव में दुनिया भर में 180 खरब डॉलर से अधिक ऋण ने नकारात्मकता कमाई है। फिर महामारी के बाद राहत पैकेज आया। सरकारों ने जीवन और जीविका बचाने के लिए राहत पैकेजों में 70 खरब डॉलर से अधिक का निवेश किया। इससे कम लागत वाली व्यवस्था वास्तव में शून्य लागत वाली व्यवस्था में बदल गई। इससे अतिरेक बढ़ गया। बेहतर रिटर्न के लिए धन का फैंसी और जोखिम भरे क्षेत्रों में निवेश होने लगा। क्रिप्टो संपत्ति में बिटकॉइन के नेतृत्व में वैल्यूएशन 30 खरब डॉलर तक पहुंच गया। अचल संपत्ति में भी फैंसी स्टार्टअप एवं उद्यमियों में कम दरों का निवेश किया जाने लग गया, जहां लाभ नहीं कमाना व्यापार मॉडल था। मार्च 2022 तक दुनिया दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति से घबरा जाती थी, लेकिन केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया। यह आसान धन का अंत था। इसी सप्ताह 17 मार्च के आसपास अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा शुरू की गई नई ब्याज दर में वृद्धि का 1 वर्ष पूरा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य बैंकों ने भी इसका अनुसरण किया है। पिछले 12 महीनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 8 बार बढ़ोतरी की, जिसमें दरों में बढ़ोतरी की वैश्विक दौड़ शुरू हो गई है। दरों में बढ़ोतरी की गति को देखते हुए ऐसी दुर्घटना का होना निश्चित ही था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से क्रिप्टो परिसंपत्तियां, शेयरों, रियल एस्टेट्स और पुराने बॉन्ड के मूल्यों में गिरावट आई, जो एसबीआई जैसे बैंकों द्वारा कम दरों पर जारी किए गए थे। अमेरिकी बॉन्डों ने बॉन्ड होल्डिंग्स में 620 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया। दरों में तेज वृद्धि ने मुद्रास्फीति को रोका तो नहीं, बल्कि हमसे इसमें निश्चित रूप से प्रणालीगत कमजोरी को बढ़ा दिया। व्यवसाय मॉडल और निवेश रणनीतियों में दोष अभी तक उजागर हुआ ही नहीं है और उद्यमों ने धन का पलायन परिणामों के साथ जुड़ा हुआ दिखाया है। भारत सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पहली बार यह धारणा बनाई कि मुद्रास्फीति अस्थायी थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ वह प्रचारित किया जा रहा था कि मंदी अस्थायी होगी। यह सच है कि अमेरिका में प्रगतिगत संकट ने इस पर फिर से विचार करने को मजबूर किया है कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए अथवा नहीं। पूर्वानुमान यह था कि अमेरिका में ब्याज दरें 6% तक पहुंच जाएंगी और यह भी सच है कि मौजूदा ब्याज दरों भी प्रभावित करेंगी और विकास को भी एक तरह से रोक देंगी। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए इसमें सबक हैं, जो विकसित दुनिया की मुद्रास्फीति और पूर्वव्यापी तर्क में फंस गए हैं। धन की बढ़ती लागत अमेरिका और अन्य जगहों पर उद्यम पूंजी की क्षमता को कम कर रही है। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसमें निहितार्थ हैं। एक यूनिकॉर्न के रूप में स्टार्टअप का विकास व्यापार मॉडल पर निर्भर करता है, लेकिन एक स्थायी इकाई के रूप में विकसित होने के लिए वित्त पोषण अनुक्रमिक गाइडलाइंस के पथ पर भी गंभीर रूप से निर्भर होता है। पहले से ही धन की तंगी के संकेत बढ़ रहे हैं, जिसने जॉम्बी स्टार्टअप यानी कि ऐसी कंपनियां जो बूम के साथ समय तो कमाई करती हैं लेकिन कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं, इनका भय पैदा कर दिया है। मूल्यांकन और शेयर बाजार में गिरावट भी फंड के बाहर निकलने से रोकती हैं और स्टार्टअप के आईपीओ जारी होने के बाद के खराब रिकॉर्ड से यह और बढ़ जाता है। व्यापक स्तर पर उच्च लागत या कम विकास वाला परिदृश्य वैश्विक खपत को प्रभावित करता है और इसीलिए व्यापार, एफडीआई एवं पोर्टफोलियो प्रवाह प्रकट होता है। यह और भी बदतर हो सकता है अगर यह प्रकरण अमेरिकी वित्तीय बाजारों को संक्रमित करता है तो।
प्रणालीगत जोखिम आमतौर पर केवल तभी सामने आता है जब वह एक होता है। ऐसे में सलाह है कि गीतकार नीरज की पंक्तियों को एक बार याद रखा जाए, ए भाई जरा देख के चलो। और ये आपको भी याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति भारत या भारत के बैंकों के साथ कहीं पैदा तो नहीं हो रही है। क्या इस मंदी की मार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी ले डूब सकती है? ये जो उदाहरण आपको दिया गया, ये सिर्फ अमेरिका के एक बैंक का नहीं है, ये दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी अमेरिका की थी और भारत के इतिहास और भारत के लोगों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। और हमारी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली सिस्टम को भी और सुचारू रूप से सुदृढ़ करने की भी ज़रूरत है। ऐसी ही तमाम जानकारियों और खबरों के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।